नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो बीमारी बहुत ही आम है, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की और उससे जुड़ी एक बहुत ही जटिल समस्या डायबिटिक फुट की। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ शुगर की तरह एक आम ही बीमारी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर इस बीमारी की जांच ना हो और इसको नियंत्रित ना किया जाए तो शरीर के मुख्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट, जिसमें घाव, संक्रमण और कई बार पैर कटने का भी डर होता है। इसी विशेष जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर आशु रस्तोगी, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर, हार्टफेल्ट ग्रेट्यूट कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे पास पहुंचे। धन्यवाद सर, इस कन्वर्सेशन के अलावा ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो दर्शकों के जो सवाल होंगे वो फ़ोन कॉल के माध्यम से हमें पूछेंगे, कुछ वीडियो कॉल्स भी होंगे। सो दर्शकों, ये शो आपके लिए है, जानकारी आपके लिए, तो नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे कॉल करके, ऑडियो कॉल या वीडियो मैसेज करके आप अपने समस्या पूछ सकते हैं डायरेक्ट एक्सपर्ट से, 9417242224। और इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर 017226900037। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। सर, डायबिटीज़ बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, शुगर की बीमारी। तो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं सिर्फ उनको ये बीमारी होती है। तो सच्चाई क्या है, फैक्ट्स आप बताइए कि डायबिटीज़ एक्चुअली बीमारी क्या है। बिल्कुल सही। तो डायबिटीज़ को हम बहुत तरह के नामों से जानते हैं। कई लोग इसे शक्कर रोग कहते हैं, कई लोग शुगर कहते हैं और कई लोग मधुमेह भी कहते हैं और कुछ डायबिटीज़ ही कहते हैं। पर डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही, पूरे इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उनमें डायबिटीज़ का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं अब बीमारी तो नहीं, मैं इसको महामारी ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी बीमारी जो 10% से ज़्यादा किसी भी मनुष्य पूरे पृथ्वी पे हो उसको महामारी कहा जाएगा। तो डायबिटीज़ जो है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हमारी दिनचर्या जो ऐसी हो चुकी है कि जो हमारा खान पान है, हमारी रहन जो शैली है हमारी, वो बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में बहुत अलग हो चुकी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे स्ट्रेस का भी है। जीवन में जो आपाधापी और जो भाग दौड़ है, जिसमें हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से आज लगभग हर छठे इंसान को इस पृथ्वी पे शुगर है या शुगर होने वाला है। जी सर, आपने बहुत खूब कहा कि ये सिर्फ एक आम बीमारी नहीं है, ये महामारी की तरह फैल रही है। सर, जैसे आपने कुछ रीज़न्स आपने मेंशन किए कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, इसके अलावा जो मुख्य कारण है आप प्लीज़ वो ज़रूर बताइए बुलेट पॉइंट्स में हमारे दर्शकों के लिए। और हेरिडिटरी या जेनेटिक्स इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल सही। तो ये कहा जाता है कि जो आपका परिवार में अगर किसी को शुगर है तो आपको भी संभावना है शुगर होने की। अब ऐसा क्यों होता है? तो या तो अनुवांशिक हो सकता है, जिसे जेनेटिक बोलते हैं, पर वो शुगर सिर्फ 5% लोगों को ही होता है। पर जिस किचन में वो खाना बन रहे हैं, जिस तरह का वो खाना खा रहे हैं, जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, ये भी एक तरह का परिवार से ही आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिवार से ही ये बीमारी पनपती है। तो अगर किसी के परिवार में मोटापा है, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से शुगर होता है, तो मोटापा, आपके परिवार में किसी को शुगर हो उसकी वजह से, या परिवार में कोई तनाव हो उसकी वजह से, और एक अलग तरह का शुगर भी होता है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बच्चों में होता है। वो हम उसके कारण अनुवांशिक भी होते हैं, पर बिना अनुवांशिक के भी वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। पर मुख्यतः जो सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज़ है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा है, वो हमारी जीवन शैली की वजह से है। तो जीवन शैली ही पूरे इस डायबिटीज़ का जड़ है। सर, जैसे जैसे आप हमें वर्बल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आम भाषा में हमारे दर्शकों के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उनको समझा सकें कि ये आम बीमारी कितना बड़ा रीज़न हो सकती है आपके मुख्य अंगों को प्रभावित करने का। सर, जैसे आपने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट के बारे में बताया। अगर लेमन लैंग्वेज में हम इसे पूछें, जैसे अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर बड़े लोगों में, एडल्ट्स में डायबिटीज़ है
तो वो टाइप 2 है, और बच्चों में बाय बर्थ जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 है। क्या ये सही है, ये मिथ है या फैक्ट है? और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बाय बर्थ ही होती है या किसी भी एज में हो सकती है? बिल्कुल सही। तो गुरलीन जी, पहले ये माना जाता था कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं हो सकता है, परंतु अब ये देखा गया है कि बच्चों में, बच्चों का मतलब है कि जो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या अभी अभी कॉलेज गए हैं, आजकल हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं जिनको इतनी छोटी सी उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और उसका वही कारण है जीवन शैली, हमारा खान पान जो बिल्कुल बदल चुका है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी हो सकता है, मुख्यतः बड़ों में ही होता है, और उम्र के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रचलन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा सवाल कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या बच्चों में ही होता है? 90% टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में ही होता है, और ज़्यादातर सबसे कॉमन उम्र जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो या तो 3 से 6 साल की उम्र में होता है, अच्छा। या 10 से 15 साल की उम्र में होता है। परंतु टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो पेनक्रियास है जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो अपने आप नष्ट होने लगता है एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो 30 से 40 साल की उम्र में भी एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारा पेनक्रियास नष्ट हो सकता है, और वो भी एक तरह का टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह ही बिहेव करता है, और उसमें हमें इंसुलिन देना पड़ता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्यतः बच्चों में होता है पर बड़ों में भी हो सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मुख्यतः बड़ों में होता है पर बच्चों में भी हो सकता है। बिल्कुल सही सर। और जैसे आपने बताया, क्या ये कहना सही होगा कि टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है, प्रोडक्शन ही कैंसिल हो जाती है, और टाइप 2 में इनफ इंसुलिन नहीं बनता है, ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल सही। शुरू टाइप 1 डायबिटीज़ की तो खासियत ही यही है कि पेनक्रियास से जो जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो इंसुलिन सिक्रीट करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, तो उसमें इंसुलिन नहीं होता। इसीलिए पहले दिन से ही उसको, बच्चे को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का खास बात है। परंतु टाइप 2 डायबिटीज़ शुरू में गोलियों से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शुगर को, पर समय के साथ ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर किसी को शुगर 10 या 15 या 20 साल से ज़्यादा है तो उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि पहले ये सुनने में आता था जब हम छोटे थे कि ये जो शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी है बुज़ुर्गों की बीमारी है, तो बच्चे या एडल्ट्स जो 30s 40s में होते थे वो निश्चिंत होते थे। लेकिन आजकल जो स्टैटिस्टिक्स है वो कह रहे हैं कि जो एडल्ट्स है उनमें रेशियो ज़्यादा है डायबिटीज़ का। इसकी वजह क्या है? एक तो आपने जीवन शैली बताया, दूसरा शुरुआती लक्षण की अगर हम बात करें, सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या है, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स? बिल्कुल गुरलीन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे पास भी कई सारे मरीज उस तरह के आते हैं जब डायबिटीज़ से अंगों को इफ़ेक्ट होने लगता है। हम ये चाहते हैं कि खुद ही लोग अपनी शुगर को जल्द से जल्द पहचान सकें। तो अब हमारे सरकार ने भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शुगर पे काम कर रही हैं, उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति को 30 साल की उम्र के बाद अपना शुगर एक बार ज़रूर कराना चाहिए। ख़ास तौर पे वो गर्भवती महिलाएं जिनको गर्भ के टाइम पे शुगर हुआ, या वो लोग जो मोटे हैं। कैसे पता चले आप मोटे हैं? अगर आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो 25 से ज़्यादा हो, अगर महिलाएं या बच्चे जो बच्चियां हैं जिनको कुछ माहवारी की समस्याएं जिसको हम PCO बोलते हैं, तो उनको अपना शुगर तुरंत कराना चाहिए। या आपके परिवार में किसी को शुगर है तो उनको अपना शुगर तुरंत कराना चाहिए। और 30 साल की उम्र पे एक बार शुगर का टेस्ट जरूर होना चाहिए, और हर 3 से 5 साल पे एक बार शुगर का टेस्ट होना चाहिए। तो ये तो टेस्ट की बात है। और हम पहचाने कैसे? तो शुरू में लोग कहते हैं कि हमारा वजन कम होने लगा, तो शुगर का एक लक्षण वजन कम होना भी होता है, परंतु वो तब होता है जब हमारे पेशाब से बहुत ज़्यादा शुगर निकलने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में शुगर बहुत होता है। अच्छा। तो जब पेशाब से शुगर निकलने लगता है तो लोग कहते हैं कि पेशाब में चींटियां बैठने लगी हैं, पर ये बहुत बाद में होता है, पर यह भी एक लक्षण है। दूसरा, आपके पैरों में झंझनाहट होने लगे, या ऐसा लगे कि पैर सुन्न होने लगे और मुझको गर्म या ठंडा पता नहीं चलता, मैं ठंडे फर्श पे चलता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है। या पैर में ऐसा लग रहा है कि चींटियां सी काट रही हैं, या करंट सा लग रहा है, या आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आपसे 30 और 40 साल के हैं पर आपको लग रहा है कि आपकी आंखों की रोशनी में कुछ फर्क आ रहा है, तो आपको तुरंत शुगर की जांच करानी चाहिए। और कई मरीज ऐसे आते हैं जब पहली बार उनको शुगर तब पता चलता है जब उनका कोई पैर में घाव हुआ और घाव 2 महीना 3 महीना से भरा ही नहीं, तो घाव ना भरना भी एक शुगर का लक्षण है। पर मेरा मानना है और सब जगह यही है
कि ये सब लक्षण बहुत बाद में आते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बिना लक्षण के भी आपको हो सकती है, इसलिए नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और जो सिम्टम्स आपने बताया, जैसे बताया कि ये तो अलार्मिंग स्टेज है, अगर ये सिम्टम्स आपको अभी समझ में आ रहे हैं तो ये अलार्मिंग स्टेज है, इससे पहले नियमित जांच ज़रूरी है। और क्योंकि टॉपिक बहुत आम है और बहुत ही विशेष जानकारी हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं, मैं नंबर एक बार फिर याद दिला दूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9417242224, लैंडलाइन नंबर 017226900037। सर, टेस्ट की बात आप कर रहे थे, अब कुछ बेसिक टेस्ट हैं जैसे फास्टिंग है, रैंडम है और एक और टेस्ट है HbA1c। इन टेस्ट के अगर लेमन लैंग्वेज में बताएं, इनमें क्या फ़र्क है और इनसे क्या क्या पता लगता है और कौन से टेस्ट किस उम्र में कराने ज़रूरी हैं? बिल्कुल सही। तो शुगर के लिए शुगर का टेस्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए कब करना है वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जैसे गुरलीन जी ने कहा कि फास्टिंग शुगर, तो फास्टिंग का मतलब है कि कम से कम 8 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया हो और चाय भी नहीं पिया हो, और पिछली रात को आपने बहुत ज़्यादा भोजन ना किया हो या मदिरा पान या इस तरह की चीज़ ना की हो। उसके बाद सुबह सुबह आप किसी भी जगह जाएं, अपने अस्पताल में जाएं और अपना शुगर का टेस्ट कराएं, उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं। और यदि आपका फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप डायबिटीज़ की पहली स्टेज, जिसे हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, आपको उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत जल्दी डायबिटीज़ की स्टेज में पहुंच जाते हैं। परंतु अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या 126 से ज़्यादा है, तब आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है और किसी डॉक्टर से परामर्श करना है। पर इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर के अलावा रैंडम ब्लड शुगर भी किया जा सकता है। पर रैंडम ब्लड शुगर का उपयोग तभी है जब आपको कोई लक्षण हो, जैसे कि आपको पेशाब बहुत आ रहा हो या आपका वजन घट रहा हो या जो और लक्षण हमने बताया कि पैर सूना हो रहा हो और आपका रैंडम ब्लड शुगर 200 के ऊपर हो, तब आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना चाहिए। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? वो जैसे आपने कहा HbA1c, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है और आजकल तो हर जगह ही उपलब्ध है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें दिन के किसी भी समय पे किया जा सकता है, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ध्यान आए दोपहर में, शाम को, आप ये टेस्ट कहीं पे भी करा सकते हैं। और HbA1c अगर आपका 6.5% या 6.5% से ज़्यादा है तो आपको शुगर है और आपको अब कोई और टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है और आपको डायबिटीज़ की बीमारी शुरू हो चुकी है और डॉक्टरी परामर्श की तुरंत आवश्यकता है। सर, वजन घटना भी प्रॉब्लम है, सिम्टम, और अचानक वजन बढ़ना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो काफ़ी विशेष जानकारी सर, क्योंकि फ़ोन इन प्रोग्राम है और ये समस्या काफ़ी आम है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेरी लेते हैं वीडियो बाइट के थ्रू, देखते हैं उनका क्या समस्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि पैरों की शुगर से बचने के लिए क्या उपाय हैं और इसका क्या उपचार किया जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे शुगर से बचा जा सकता है? जी सर, पैरों की समस्या की बात कर रहे हैं, वैसे हम इस पे आने ही वाले थे, लेकिन आप बता सकते हैं, हमारे दर्शक का सवाल है। बिल्कुल सही। तो ये अनहोनी है कि मतलब डॉक्टरों को भी पैरों की देखभाल शुगर के मरीजों में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और पैर ऐसा अंग है जो शुगर से खराब होता है। इसमें हमारे रक्त की नालियाँ होती हैं, इसमें नर्व्स होती हैं जो शुगर से ख़राब होती हैं। तो पैरों की खास देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका डॉक्टर आपके पैरों को नहीं देखता और आपको शुगर है तो आपको उनको बोलना है कि आप कृपया मेरे पैरों की जांच करें। तो हर साल पैरों की जांच जरूर करें। और पैरों की जांच में क्या करना है? एक, हमें रक्त कोशिकाओं की जांच करनी है। ये हर अस्पताल में हो सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी आराम से हो सकता है। पैरों में आपके पैर सूने हैं या नहीं है, या उसमें दर्द सहने की क्षमता है या नहीं है, ये भी आपके डॉक्टर आराम से जांच करके पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है? प्रतिदिन जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं उसी तरह आपको अपना पैर भी रोजाना देखना है। पैर ऊपर से देखना है और तलवों की तरफ से भी देखना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मरीज के पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उनके पैर पे कोई कांटा होता है या कोई कील लगी होती है और उनको पता ही नहीं चलता है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं, पर यदि आप रोजाना अपने पैरों को निरंतर देखेंगे सुबह सुबह तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैर में क्या गड़बड़ हो रहा है। पैरों को अच्छे से धोएं, सादे पानी से धोएं, कभी भी गर्म पानी से ना धोएं। उनको साफ कपड़े से पोंछें और पैरों की उंगलियों के बीच में छोटी सी क्रीम लगा सकते हैं जिसमें वो सूखापन ना हो, और एड़ी पे क्रीम लगा सकते हैं,
कोई कई बार ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पैर बहुत सूखे हो जाते हैं और कटने लग जाते हैं, और वही एक तरह का एक गेट बन जाता है जहाँ से कीटाणु अंदर घुसते हैं और घाव बन जाता है। सर, ये पैरों की देखभाल पर हम दोबारा आएंगे, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। हमारे दर्शक क्यू में हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल लेते हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, हेलो। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से है ये बताइए। मोहन नाम है जी, मैं 37 चंडीगढ़ से ही बात कर रहा हूँ जी। जी मोहन जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 ईयर है। मैं तो माता जी के लिए बात करनी थी मैंने। अच्छा, आप समस्या अपनी माता जी को है, शुगर की हाँ, समस्या माता है? जी अब 70 ईयर है डॉक्टर साहब। जी, सवाल पूछिए तो अपना। उनको 20 साल से लगभग शुगर है जी। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब 20 साल से शुगर है, तो बीच में जैसे ठीक भी रहती हैं। अब उनकी शुगर लेवल 2-3 महीने से डॉक्टर साहब अब 200 आ रही है खाली पेट। हाँ जी। तो अब वो दवाई ले रही हैं 1 mg ग्लिमिप्राइड और 500 मेटमॉर्फिन सुबह शाम। हाँ जी। वो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, दोपहर को लेती है 100 विल्डाग्लिप्टिन। हाँ जी। तो अब भी शुगर उनकी अब वो 200 आ रही है जी। थोड़ी चलती फिरती कम है वो। हाँ जी। और पैरों में जैसे डंक से लगते हैं जी, टखनों के पास जैसे डंक लगते हैं, जैसे एकदम डंक सा लगा, बड़ा ऐसा नहीं है, पीड़ा होती, लगता थोड़ी देर के लिए है। हाँ जी। जी मोहन जी। बार-बार लगता है डॉक्टर साहब। हाँ, तो इसमें इनकी शुगर अगर 200 से ज़्यादा है तो ये तो वाकई ज़्यादा है, इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। और आपने वो जी। 3 महीने का शुगर वाला टेस्ट भी कराया होगा जिसे HbA1c बोलते हैं। वो अब तो नहीं करवाया डॉक्टर साहब, वो करवाया था हमने जुलाई में करवाया था। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि जो तो उस टाइम तो दवाइयाँ, ठीक था। हाँ जी, तो दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो शायद नाकाफ़ी रहेंगी, और एक बार माता जी को देखना भी पड़ेगा। और मैं आपको परामर्श ये देना चाहूँगा कि एक बार HbA1c ज़रूर कराएं, और थोड़ी सी दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो तुरंत किसी भी अपने अस्पताल में ज़रूर दिखाएं, पर HbA1c का टेस्ट करा के ज़रूर मिलें आप। जी जी जी। उसकी कितनी होनी चाहिए वैल्यू डॉक्टर साहब HbA1c? वैसे तो हम चाहेंगे 7% के नीचे हो, पर 6.5 के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, 7 से नीचे हो तो बेटर है। हाँ जी। जी जी जी। तो डॉक्टर मोहन यहाँ जी- दिखाना हो PGI में, तो कौन से दिन लेके आऊँ फिर? ये शुगर का क्लिनिक बुधवार और वीरवार को होता है, आप आ सकते हैं। बुधवार वीरवार डायरेक्ट आ सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी। हाँ जी, कार्ड बनता है PGI का, आप आ सकते हैं। जी जी जी। तो मोहन ठीक जी, है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया सेटिस्फैक्ट्री? जी 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 जी। धन्यवाद जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद जी। सर मेडिसिन्स की बात हो रही है, मेडिकेशंस की बात हुई। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन्स लेने के बाद जो पेशेंट्स होते हैं वो सेटिस्फेक्शन में बैठ जाते हैं कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, तो अपना काम कर रही है मेडिसिन, शुगर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी स्टेज में या ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या मैसेज है? शुगर एक बीमारी है जो पूरे जीवन भर साथ में रहती है। कई लोगों की एक भ्रांति होती है कि हमने दवाई खानी शुरू कर दी है, अब तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे हमारा जीवन में हर चीज़ का हम देखभाल करते हैं, हम अपने चेहरे की देखभाल करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसी इस बीमारी की भी देखभाल करना ज़रूरी है। इसके लिए शुगर नापना ज़रूरी है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपको शुगर लगभग हर दिन ही नापना पड़ेगा, पर अगर आप गोलियां लेते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार शुगर ज़रूर नापें। कभी अपनी खाली पेट की शुगर नापें, कभी खाना खाने के 2 घंटे बाद नापें, कभी लंच के बाद कर सकते हैं, डिनर के बाद भी कर सकते हैं, पर एक नियमित तौर पे अपनी शुगर की जांच करना बहुत ज़रूरी है। और उसको ज़रूर नोट करें और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उसी से ही आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को ठीक तरह से लिखकर आपका उपचार कर सकते हैं। सो नियमित जांच ज़रूरी है। सो उम्मीद है कि जो प्रश्न समस्याएं हमारे कॉलर्स पूछ रहे हैं उसका समाधान लेके उस पर एक्ट भी करेंगे। एक और कॉल है सर दर्शक का, देखते हैं क्या समस्या है उनकी। जी हेलो डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, इसके बचने के उपाय क्या हैं? सो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हम बता चुके हैं, एक बार बुलेट पॉइंट में आप दोबारा अगर हमारे दर्शक के लिए बता सके तो। डायबिटीज़ में वज़न घटना, पेशाब ज़्यादा आना, पेशाब में चींटी जैसा लगना, पैरों में करंट जैसा लगना, चींटी जैसा लगना, या सूनापन होना, आँख से कम दिखना, ये सब शुगर के लक्षण हैं। और अगर आपके घर में किसी को शुगर है तो आपको भी शुगर के लक्षण ये सब हो सकते हैं, तो अपना ज़रूर ध्यान रखें। पर एकदम से वज़न का घटना ये, और या एकदम से पेशाब बहुत आना, रात में उठ के पेशाब जाना, ये शुगर के लक्षण हैं और शुगर का जांच करानी चाहिए।
सर जैसे आपने बात की थी कि दवाइयों से काम चलता है इनिशियली, तो चलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की, लेकिन जब हम इंसुलिन पे आ जाते हैं वो कौन सी स्टेज होती है और कौन सी स्टेज पे आना चाहिए इंसुलिन पे, इस पे बात करेंगे। एक कॉलर क्यू में है, हम एक कॉल ले लेते हैं सर, आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल जी सर, जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से है बताइए। हाँ जी, मैं सोनू बोल रहा हूँ जी, भादरा राजस्थान से। जी सोनू जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 38 है जी। तो जो आपका सवाल है डायबिटीज से रिलेटेड, आपके लिए है या आपके किसी संबंधी के लिए? मेरे किसी संबंधी के लिए है जी, रिलेटिव है कोई। जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप अपना सवाल सीधे तौर से उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो क्या ब्लड शुगर कंट्रोल रखने से डायबिटीज खुद से बचा जा सकता है क्या? और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या समय पर इलाज से पैर को बचाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक सोनू जी, तो शुगर से बचा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हर 30 साल की उम्र से ऊपर आपको शुगर अपना हर 3 से 4 साल पे शुगर कराना चाहिए, और शुगर को कोशिश करनी चाहिए कि खाली पेट का शुगर 100 के नीचे रहे। आप नियमित व्यायाम करेंगे, अगर आप जीवन शैली ठीक रखेंगे तो आपका 100 के नीचे रहेगा और आप शुगर से बच सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, क्या अगर शुगर हो गया है तो पैरों को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। वे कहते हैं कि सर्जरी ही इसका लास्ट इलाज है, या फिर पैर काटना पड़ता है, या फिर उससे भी पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत बात की बात हो जाती है, पर अगर आपको शुगर हो गया है, अगर आप नियमित हर साल अपने पैरों की डॉक्टरी जांच करवाएं, अपने पैरों का खुद रोजाना पैरों को देखें जिसमें उसमें कट ना हो, उसमें घाव ना हो, और अगर घाव हो भी जाए तो तुरंत खुद इलाज ना करें घर पे, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और इलाज कराएं, तो पैर कटने की नौबत लगभग ना के बराबर है। पैर कटने की नौबत तो बहुत आखिरी समय पे आती है, और कोशिश तो यही रहती है कि पैर कटने की नौबत ना आए। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग यानी बीड़ी, सिगरेट पान या मदिरा पान, ये पैरों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो अगर आपको शुगर है और स्मोकिंग या मदिरा पान करते हैं तो इसको तुरंत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरों के लिए घातक है, और उस स्थिति में पैरों को बचाना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो सोनू जी, आपको समझ आया? व्यक्ति को जो है जी, एक सवाल और पूछना था मैम जी। डॉक्टर साहब, जो एक हेल्थ व्यक्ति को स्वस्थ है जो बिल्कुल, तो उसको कितनी उम्र के बाद रेगुलर जो शुगर का टेस्ट है वो करवाना चाहिए उसको? सोनू जी, ये 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को अपना एक बार शुगर जरूर करना चाहिए, और फिर हर 3 से 4 साल पे अपना शुगर कराना चाहिए। और अगर तो महिला है, शुगर का टेस्ट है वो ऐसे वन टाइम होता है, उसी में पता लग जाएगा कि शुगर है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, खाली पेट शुगर आपका 100 के नीचे है तो इसका मतलब शुगर नहीं है, तो एक बार में पता चल सकता है। ठीक। तो सोनू जी, नियमित जांच से, कंट्रोल शुगर से, अच्छे लाइफस्टाइल से, पैरों का ध्यान रखने से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जा सकता है। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। सो ये थे हमारे कॉलर राजस्थान से। सो देखिए, हमने जो बात की थी कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं है, जो पैन इंडिया जो है ये प्रॉब्लम है, और हमारे दर्शक इतनी दूर तक भी जुड़े हुए हैं। सो सर, हम बात कर रहे थे इंसुलिन की, कि इंसुलिन किस स्टेज पे देना पड़ता है या कब इंसुलिन की तरफ जाना चाहिए? इंसुलिन का मुख्य कारण ये है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हमें तो शुगर कंट्रोल करना है, और शुगर कंट्रोल इसलिए करना है जिससे कि हमारे अंगों पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। उसके लिए शुरू में हम गोली देते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे शरीर से ही इंसुलिन पैदा करना होना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ पे मतलब एक सूखे कुएं की तरह है, एक कुआं है, उसके अंदर पानी नहीं है तो ऊपर से पानी डालना ही पड़ेगा, तो वो पानी हमारा इंसुलिन है। तो इंसुलिन जब गोलियों के बाद भी आपका अगर HbA1c 7% के ऊपर रहता है तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, हम बात कर रहे थे कि शुरुआत में हम एपिसोड से पहले ये बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है या नहीं। एक बड़ा पॉजिटिव थॉट भी है जो हम सुनने में आता है कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, लेकिन कई बार जो है इससे नेगेटिविटी भी जुड़ जाती है, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये रिवर्सिबल तो है जब तक कंट्रोल्ड है, लेकिन इसका रेकरेंस मतलब दोबारा आ जाना भी बहुत एविडेंट है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक। डायबिटीज़ वैसे तो एक जीवन शैली या दिनचर्या से संबंधित एक बीमारी है, इसीलिए अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं, जीवन शैली ठीक रखते हैं, अपना वेट लॉस, और ये कहा जाता है कि अगर जो भी आपका आज वेट है और आपको शुगर है, अगर आप 10% अपना वेट कम कर सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर आपका वज़न आज 80 किलो है और आप 8 किलो वज़न घटा सकते हैं अच्छी जीवन शैली से या खान पान से,
तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में हो सकती है और डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। और रिवर्स का मतलब यह है कि आपको किसी भी गोली या इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वेट फिर उस 72 किलो पे ही रहना चाहिए जी। उस जीवन शैली को आपको निरंतर उसी तरह से उसको फॉलो करना है, तभी वो डायबिटीज़ रिवर्स रहेगी। परंतु इस आपाधापी वाली जीवन में हम ये नहीं कर पाते हैं, हमारा वजन फिर से बढ़ने लग जाता है, स्ट्रेस फिर से आ जाता है और इसी वजह से डायबिटीज़ दोबारा आ जाता है। पर हाँ गुरलीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। अगर आप वजन ठीक कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। पर इसमें एक छोटी सी बात कैच ये भी है कि अगर आपका डायबिटीज़ की उम्र 10 साल के ऊपर हो चुकी है तो शायद डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो सकती हो, क्योंकि उस टाइम पेनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। सर, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात आ रही है तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है डाइट। डायबिटिक डाइट के बारे में आप बताइए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए तो बहुत बड़ी चर्चा भी होनी चाहिए, और पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया में WHO भी एक डायबिटीज़ से डाइट रिलेटेड या डाइट से कैसे हम डायबिटीज़ को बचा सकता है उस पर बात कर रहा है। और इसमें ये कहा जाता है कि एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। और ये संतुलित आहार क्या होता है कि हम कोशिश करें कि 20% से ज़्यादा हमारे खाने में चर्बी नहीं होनी चाहिए, यानी फैट, जिसमें घी, तेल और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कोशिश करें अगर 15% या 20% उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, जो भारत देश में प्रोटीन की मात्रा हमारे खान पान में बहुत कम होती है, तो 40% तो ये हो गया। और कोशिश करें कि 60% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अन्न, जैसे कि गेहूँ, अनाज, इन सब से कार्बोहाइड्रेट आता है, तो कोशिश करें कि 60% से ज़्यादा ना हो। फैट की बात करते हैं तो सर, वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट क्या ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है डायबिटीज़ के लिए? तो देखा गया है कि एनिमल फैट बिल्कुल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी हमारे शरीर में जो इंसुलिन निकलता है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एनिमल फैट हमारे शरीर में चर्बी बताता है। उसमें रेड मीट, फिश, हाँ, रेड मीट बोला जाता है कि रेड मीट अवॉइड कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और फिश एक लिमिटेड मात्रा में खाई जा सकती है, अगर वो तली हुई फिश ना हो तो, और वो समुद्री फिश हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं। पर हाँ, फैट और ख़ासतौर पे तला हुआ खाना, जिसको दोबारा से तला हो, वो सबसे खतरनाक होता है, वो नहीं करना है। और ये इसमें ट्रांस फैट जिसे बोलते हैं या सैचुरेटेड फैट्स, वो नहीं लेना चाहिए। सर, आपकी जो रिसर्च है डायबिटिक फूड पे, उस पर हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट पे, लेकिन मैं पढ़ रही थी कि आपने ना ही सिर्फ रिसर्च पे एक्सटेंसिव काम किया है बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट की है। अगर हम इस बुक की बात करते हैं, पदुपाद का और आप डायबिटिक फूड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है सर ये कमल के फूल का। इसके पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा, ये बताइए। और ये भी बताइए कि आपने बिल्कुल ही हिंदी आम भाषा में ये किताब लिखी है, जो शायद 8th 9th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए। इसकी क्या वजह रही और क्या ज़रूरत आन पड़ी इस बुक की? बिल्कुल सही। तो पिछले 16 साल से मैं पीजे के साथ हूँ, और शुरू में हम हर तरह की बीमारी देखते हैं एंडोक्राइन में, जिसमें थायराइड की बीमारी भी होती है, शुगर की बीमारी होती है। तो शुरू में ओपीडी में कई सारे इस तरह के विचलित करने वाले दृश्य होते थे, जो मरीज भी परेशान है और उनके जो तीमारदार हैं वो भी परेशान हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उनको होती थी जब शुगर से पैर खराब होने लगता था। वो इतने घबराए हुए आते थे और कई मरीजों को पैर काटने की भी नौबत आती थी, जो गुरलीन जी आपने शुरू में कहा। तो तब मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्या मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो मदद रिसर्च के तौर पे भी कर सकते हैं और समाज में कुछ जागरूकता के तौर पे भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जो भाषा मरीजों को समझ में आती है, क्यों ना उसी भाषा में एक पुस्तक लिखी जाए। और फिर ये ख्याल आया कि इस पुस्तक को, जिसका शीर्षक मैंने रखा था पद यानी पैर, पादुका यानी आपका फुटवेयर, जिसके पहन के आप दुनिया और देश विदेश की यात्रा करते हैं, और आप, तो पद, पादुका और आप इस किताब का शीर्षक था। और इसका जो मुख्य पृष्ठ है, इसमें कमल के फूल मैंने इसमें रखे थे, क्योंकि ये माना जाता है कि कमल बहुत सुंदर फूल है और बहुत मुलायम होता है। तो हमारे चरण जो होते हैं वो हमारे जो कमल के तरह बहुत मुलायम और सुंदर दिखने चाहिए, और इसीलिए मतलब हमारे धर्म में भी कमल की बड़ी व्याख्यान है। और इसमें नीले रंग जो पुस्तक का, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नीले रंग ही क्यों है? क्योंकि WHO और IDF यानी इंटरनेशनल जो डायबिटीज़ फेडरेशन है, उसने नीले रंग का
एक चिन्ह बना है जो डायबिटीज़ को बताता है, तो इसलिए नीले रंग पे ये कमल फूल बने हुए हैं। कमेंडेबल सर। सर इस पे बात करेंगे, हम डायबिटिक फूड पे भी बात करेंगे। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, हो सकता है उनका सवाल भी इसी पर हो, पूछ लेते हैं। जी जी बताइए, कहाँ से हैं आप और अपना नाम बताइए। जी मैं संदीप बात कर रहा हूँ रोहतक से। संदीप जी, आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 31 साल है जी। तो जो आपका सवाल है, जो आपका क्वेरी है, वो आपके लिए है या आपके किसी रिलेटिव दोस्त के लिए है? जी जी मेरे किसी रिलेटिव की है। जी, आपका सवाल हमारे डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप अपना सवाल सीधे तौर से उनसे पूछ सकते हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज में पैरों के जो घाव हैं वो जल्दी क्यों बन जाते हैं, या मतलब जो हम जूतों का चयन करते हैं वो भी इस जोखिम को बढ़ाता है, या इस चीज से मैं रिलेटेड जानना चाहता हूँ जी। जी सर। बिल्कुल सही। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि शुगर के मरीजों में पैर में घाव बनने की संभावना करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। अब ये ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि पैर में हमारे रक्त पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा पैर स्वस्थ रहता है, और हमें कहीं पे भी छोटा सा भी कट लगता है, चाकू से लगता है, हम तुरंत दर्द होता है हमको, या हमारा कहीं हल्का सा जलता है तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं या पैर हटा लेते हैं। परंतु ये नर्व्स खराब हो जाती हैं शुगर की वजह से, तो पैर में रक्त नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमारी जो धमनियाँ होती हैं इसके अंदर चर्बी जमा हो जाती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये शुगर्स में करीब 4-5 गुना ज़्यादा होता है। पैर की नसें सूख जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता है, तो चोट लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। और तीसरी चीज़ है कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शुगर में, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि पैरों की जो त्वचा होती है वो शुगर के मरीज़ की बहुत सूखी होती है, उसमें पसीना नहीं आता है, जिसे हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो घाव है वो बढ़ता नहीं है, और मरीज उसी घाव पे चलता रहता है, उसको पता नहीं चलता है, संक्रमण हो जाता है। और जो आमतौर पे एक छोटा सा घाव एक आम इंसान में मे बी 6-7 दिन में भर जाता है, पर एक शुगर के मरीज में महीनों लग जाते हैं। जी। तो संदीप जी, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया आपकी समस्या का? जी 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 शुक्रिया संदीप जी, देखते रहिए हेल्थ शो, जुड़े रहिए हमारे साथ। सर जैसे जैसे आपने बताया इस समस्या के बारे में, डायबिटिक फूड के बारे में, हम कोशिश कर रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हमारे दर्शकों को समझा सकें कि साइंटिफिकली ये प्रोसेस कैसे होता है। डायबिटिक फूड की देखभाल की बात कर रहे थे सर हम, और हमारे किसी कॉलर ने भी उसके बारे में पूछा था, उसकी देखभाल के बारे में आप बताइए। बिल्कुल सही। तो देखभाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार घाव हो गया तो ये माने कि इलाज, बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया कि 3 से 4 गुना इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए रोकथाम, और रोकथाम होगी देखभाल से। तो मरीज को खुद ही अपना पैरों की देखभाल करनी है, और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि नियमित प्रतिदिन, जैसे आप अपना चेहरा शीशे में सुबह देखते हैं जब आप काम पे जाते हैं, अपने पैरों को भी नियमित देखें, और पैरों को नीचे से शीशे से देख सकते हैं। उसमें देखें कि कोई कट तो नहीं लगा है, कहीं से खून तो नहीं आ रहा है, कोई घाव तो नहीं है, कोई चीज़ चुभी तो नहीं है, पैर ज़्यादा सूखा तो नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। पैरों को रोज़ाना अच्छे से पानी से धोएं, उसमें उसको साफ़ कपड़े से साफ़ करें, उसको सूखा ना रहने दें, उस पर सिंपल सी वैसलीन या कोई कोल्ड क्रीम आप लगा सकते हैं, जिससे कि पैर में क्रैक्स ना पड़े। नाखून जो है वो काटना भी बहुत ज़रूरी है। नाखून को सीधा काटें, गोलाई में ना काटें, क्योंकि गोलाई में जब साइड में काटते हैं नेल कटर से तो उसमें कट लग जाता है और फिर बाद में घाव बन जाता है। जब जूते पहने तो कोशिश करें कि उसके अंदर अपना हाथ डालें, देखें कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं, कोई कंकड़ पत्थर, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में पता ही नहीं चलता कि कुछ कंकड़ पत्थर है, उनको महसूस नहीं होता है, और वो उसमें फिर घाव बना देता है। और खुद अपने आप किसी भी तरह की सर्जरी ना करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि ऐठन बन जाती है पैरों में जी। वो चलते रहते हैं, ऐठन बन गए, या कॉर्न्स होते हैं तो अपने आप काटे जाते हैं, और अपने ही ब्लेड से काट लेते हैं और फिर घाव बन जाता है। तो खुद ना करें, घाव हो या ऐठन हो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर को भी बोलें कि वो आपके पैरों की जांच करें, क्योंकि वो आपके पैर में रक्त की प्रभाव देखेंगे, वो आपकी नर्व्स देखेंगे, वो आपके पैरों में पसीना आता है या चमड़ी सूखी तो नहीं है उसको देखेंगे। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर निवेदन करें, कृपया आप पैरों की जांच करें। सर काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। एक वीडियो बाइट से भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी।
शुगर के क्या क्या लक्षण होते हैं और अगर किसी को है और वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए? ये पूछना चाहता हूँ कि शुगर आजकल हर बच्चे के अंदर शुगर है, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? दवाई देसी बरतनी चाहिए कि इंग्लिश बरतनी चाहिए? काफ़ी कॉमन सवाल है। शुगर के सिम्टम्स को तो हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, एक बार फिर हम बुलेट पॉइंट्स में बताएंगे। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा देसी दवाई और अंग्रेजी दवाई का, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है सर लोगों में, आप इसको प्लीज़ क्लियर कीजिए। बिल्कुल ठीक। तो अगर शुगर हो गया है तो जीवन शैली दिनचर्या के अलावा दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दवाई देशी या विदेशी से महत्वपूर्ण है कि दवाई लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अंग्रेजी दवाई हैं वो टेस्टेड हैं, वो करोड़ों मरीज़ों में देखा गया है कि वो शुगर को कम करती हैं। और देशी दवाई भी जो हमारा आयुष मंत्रालय है उन्होंने भी कुछ दवाइयों को निकाला है जो टेस्ट की गई हैं, जो असरदार पाई गई हैं। पर इसमें जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भी दवाई से, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, शुगर को जांचें और शुगर कंट्रोल ना हो तो अपनी दवाइयों को चेंज करें या डॉक्टर को निवेदन करें कि मुझे कुछ और दवाई दें। तो देसी विदेशी से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो दवाई हैं जो आपके डॉक्टर आपको दे रहे हैं वो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, हज़ारों करोड़ों मरीज़, लाखों मरीज़ों में देखी गई हैं कि वो शुगर को कंट्रोल करती हैं। तो अपने डॉक्टर और दवाइयों पे भरोसा ज़रूर करें। सर आप ही की बुक में अभी मैंने पढ़ा कि 11 करोड़ तकरीबन जो इंडियंस हैं वो अफेक्टेड हैं इस बीमारी से। सो एक और समस्या वीडियो बाइट से हमारे पास आई है जी। अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो उनको क्या लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है या उनके लिए ऐसा कोई उपाय है जो वो यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, या कोई फूड जो उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है? ये नहीं समझ आती कि ये लोगों को शुगर होती क्यों है, कारण क्या इसका है, तो हम कैसे अवेयर करें लोगों को? सर अवेयरनेस की बात हो रही है, शुगर के कारण की बात हो रही है जो हम शुरुआत में भी बता चुके हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों का ये सवाल है कि एकदम जो 30-35 में या अर्ली 30s में शुगर का पता लगता है वो सिर्फ लाइफस्टाइल ही वजह है, क्योंकि आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। तो वो वजह क्या है कि इतना एविडेंट है, इतना प्रेसिडेंट है? बिल्कुल ठीक। जीवन शैली तो बहुत बदल गई है। आप देखें आज से 30 साल पहले हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, हम हर चीज़ बाज़ार से जाके ख़रीदते थे और आज एक बटन पे हम सब कुछ ले लेते हैं। तो आज चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ इतने पार्क हैं, पर आप देखेंगे कितने लोग इस पार्कों में सैर करते हैं। आपको वो इक्के दुक्के मिल जाएंगे। जिस शहर की जनसंख्या करीब 15 लाख है, तो मैं तो चाहूँगा कि इसमें 10 लाख लोगों को पार्क में होना चाहिए, पर आप देखिए एक पार्क में 10 लोग भी नहीं होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि पहले जो मेहनत कश थे या मेहनत करते थे तो जो हम कैलोरीज़ को निपटाते थे या उनको व्यय करते थे वो बहुत कम हो गया है। पर उससे ज़्यादा जो हमारी खान पान है वो बहुत बदल चुका है। मोटा अनाज शायद ही कोई खाता है या शायद मिलता भी नहीं है, और बड़े शहरों में या जैसे यहाँ शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। और हर घंटे पे खाना, जो ख़ासतौर पे बच्चों में जो चिप्स हैं, जो कुरकुरे हैं, या जो इस तरह की जो पैक्ड फूड हैं या जो बाज़ार में मिलने वाला खाना है, ये संतुलित आहार तो कहीं से नहीं कह सकते हैं। और जब इनका अगर कैलोरी नापें तो कैलोरी बहुत बहुत ज़्यादा होगी, और यही कैलोरीज़ बाद में हमारे पैनक्रियाज को अफेक्ट करती है और मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से शुगर होता है। तो जीवन शैली हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारा खान पान है। पर इससे ज़्यादा मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराऊंगा, जो स्ट्रेस है जी। में भी पहले हम लोग हर चीज़ को आराम से करते थे, योग करते थे, इन पे ज़्यादा समय बिताते थे। पर आज हर व्यक्ति मोबाइल पे है, हर व्यक्ति के पास टारगेट्स हैं, हर मिनट पे उसको कुछ ना कुछ करना है और सारे टाइम दिमाग में टेंशन है। और स्ट्रेस हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, और स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, कैटेकोलामीन्स बोलते हैं, ये सब पाए गए हैं कि ये शुगर को बढ़ाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सर, मैं सम अप करूंगी इस चीज़ को कि आपने सही कहा कि आजकल सब कुछ एक क्लिक पे इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन आपके अपने स्वास्थ्य जीवन के लिए दिनचर्या में एक्सरसाइज, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ये समस्या बहुत आम है। तो एक और वीडियो बाइट हमारे पास आई है, देखते हैं स्क्रीन पर। मरीजों को ये नहीं पता लग पाता है कि भाई कब शुगर चेक करनी है, बिफोर लंच करनी है, बिफोर ब्रेकफास्ट करनी है, बिफोर डिनर करनी है, कितना खाना खाना है, कितने घंटे बाद करनी है, हमें कौन सा फल खाना है, पूरी तरीके से गाइडेंस नहीं हो पाती है। इससे मरीज़ क्या है, दवाई तो खा रहा है लेकिन उसकी शुगर भी बढ़ती जा रही है। तो मेरा केवल आपसे यही आग्रह है कि इन
मरीजों की थोड़ा लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके मरीज़ घर पे ही अपना कैसे इलाज कर सके ताकि उसको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसा कुछ अवेयर आप अपने माध्यम से करें तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। इन्होंने टाइमिंग का पूछा कि कब कब हमें टेस्ट करना चाहिए शुगर का, और ऐसा कौन सा परमानेंट इलाज है जिससे दवाई ना लेनी पड़े। जी, तो शुगर सबसे ज़रूरी तो शुगर टेस्ट करना चाहिए। तो टेस्ट कब करना चाहिए, वो आपको खाली पेट ज़रूर करना चाहिए। कम से कम अगर शुगर है तो हफ्ते में एक बार खाली पेट शुगर ज़रूर करना चाहिए, और खाना खाने के बाद, चाहे आप लंच के बाद करें चाहे आप रात के खाना यानी डिनर के बाद करें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे पे शुगर करना चाहिए और आपको खाली पेट करना चाहिए। सर क्योंकि आपने बहुत ही एफर्ट्स के साथ ये बुक लिखा है, मैं चाहूँगी इसमें से अगर आप कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, शुक्रिया गुरलीन जी। तो ये एक छोटी सी पहल है, ये आप सबके लिए ये पुस्तक है। आपको जब भी आप पीजीआई आते हैं आपको ये पुस्तक बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर पैर से जो भी आपने सवाल पूछे हैं, पैरों को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि पैर एक इंजीनियरिंग मार्वल है। जैसे कि हमारी एक कार होती है जिसके अंदर स्प्रिंग है, टायर हैं, उसके अंदर लोहा है, उसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स हैं, उसी तरह से हमारे पैर में आपको जिनके ताज्जुब होगा कि पूरे शरीर की 208 हड्डियों में से 10% जो हड्डियाँ हैं वो हमारे पैर में हैं, और उसके अंदर करीब 50 जॉइंट्स हैं, उसके अंदर करीब 100 मांसपेशियाँ हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ये एक ईश्वर के दिया हुआ एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि पैर से ही आप हर जगह जाते हैं, पैर से ही आप स्कूल जाते हैं, अपना काम करते हैं। तो इसमें ये पुस्तक में ये बताया गया है कि पैरों को कैसे बचाना है, रोज़ाना अपने पैरों को देखभाल कैसे करनी है, और अगर आपको शुगर है तो पैरों की जांच घर पे कैसे कर सकते हैं, अस्पताल जाके क्या क्या टेस्ट आपके किए जा सकते हैं जिनसे आपको घबराना नहीं है, और अगर टेस्ट में कोई गड़बड़ आती है तो पैरों के लिए क्या इलाज किया जा सकता है या डॉक्टर आपके क्या इलाज करेंगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, ख़ासतौर पे मुख्यतः उन लोग होता है जो स्मोक करते हैं, बीड़ी या सिगरेट में पीते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर गैंग्रीन हो गया तो इसका इलाज कैसे करना है, तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। और एक बीमारी का मैं नाम लेना चाहूँगा जिसको हम शार्कोट फुट बोलते हैं, वो भी शुगर में ही होता है। उसमें अपने आप ही पैरों की हड्डियाँ टूटने लग जाती है बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी चोट के। तो ये भी एक भयावह बीमारी है जिसमें कई बार मरीजों का पैर भी काटना पड़ता है। तो इस पुस्तक में उससे बचने का भी रास्ता बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत सी जानकारी हमें दे दी। आप कुछ रिसाइट करना चाह रहे थे सर? बिल्कुल, थोड़ा हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, ये हमारे मित्र हैं जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, ये सेक्टर 12 स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं, और उनके साथ हमने ये कविता लिखी है। ये सब आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये माना जाता है हमारा पैर हमारे हृदय का दर्पण है। क्योंकि अगर किसी को पैर में घाव होता है तो उसको 4 से 5 गुना हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो उसी पे कुछ पंक्तियां हैं कि पैरों को अपने रखना मरीजों संभाल के, ये होते हैं दर्पण तुम्हारे दिल के हाल के। शुगर हो अगर और अटपटा जो घाव सा दिखे, अनदेखी नहीं करना जो सूनापन लगे। चप्पल जूते मोजे चलो सैंडल डाल के, पैरों को अपने रखना मरीजों संभाल के। ये होते हैं दर्पण तुम्हारे दिल के हाल के। खुद से कभी भी डॉक्टर तुमको नहीं बनना, पैनी किसी भी चीज़ पर पग हरगिज नहीं धरना। फंस जाओगे नहीं तो तुम आटन के जाल में, पैरों को अपने रखना मरीजों संभाल के। ये होते हैं दर्पण तुम्हारे दिल के हाल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने पंक्तियों के थ्रू बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डायबिटिक फूड के केयर की हमें दे दी। सो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा। इसके साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, वेव पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है आपके लिए, आप वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज के थ्रू हमें कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं 9417242224 पर। और एक ईमेल आईडी है, यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें उस पर लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।